अब पी ब्लॉक एलिमेंट के 15th, 16th, 17th और 18th ग्रुप को हमको देखना है। पी ब्लॉक हो, कौन सा भी ब्लॉक हो, उसमें होता क्या है, एक एक ग्रुप होता है। 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो। फॉर एग्जांपल 15th ग्रुप शुरू हो गया तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, मतलब उसमें कौन से एलिमेंट है, कौन मेटालिक है, कौन नॉन मेटालिक है, ये सब। उसके बाद रहता है वो कहाँ कहाँ पे ऑकर होते हैं। उसके बाद है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनमें कोई एक्सेप्शन है क्या। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि केमिकल रिएक्शंस। फिर उसके बाद रहते हैं एनामलस बिहेवियर, जो कि पहला एलिमेंट दिखाता है, उस ग्रुप का पहला मेंबर दिखाता है। उसके बाद होता है उस ग्रुप के कंपाउंड्स, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास है 15th ग्रुप, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये एलिमेंट है। तो उसमें से पहले दो एलिमेंट्स के कंपाउंड, इंडिविजुअल कंपाउंड्स की स्टडी होती है। तो उन कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ कैसे की जाती है, कैसे होती है, यूजेस क्या है, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, लुईस स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री क्या है। तो हमको उसके बाद 15th ग्रुप में नाइट्रोजन देखना है और उसके कंपाउंड देखने हैं N2, NH3। उसके बाद देखना है हमको HNO3। उसके बाद उसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखने हैं। फिर दूसरा एलिमेंट है फॉस्फोरस 15th ग्रुप का, उसके ये कंपाउंड हमको देखने हैं। 16th ग्रुप में ऑक्सीजन और सल्फ़र देखना है। ऑक्सीजन के ये दो कंपाउंड्स हमको देखने हैं, सल्फ़र के ये सब देखना है, ऑक्सो एसिड्स वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद है 17th ग्रुप। 17th ग्रुप में हमको देखना है क्लोरीन के बारे में, HCl के बारे में, फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में और हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स के बारे में हमको पढ़ना है। और फाइनली हमको देखना है 18th ग्रुप। उसके बारे में बस थोड़ा ही है क्योंकि उसके ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं रहते। तो इस चैप्टर में याद रखना है, हम एक एक ग्रुप नहीं पढ़ेंगे, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सभी के एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद उसके बाद ऑकरेंस भी सभी का एक साथ ही देखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर सभी के एक साथ देखेंगे। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में ये जनरल ट्रेंड है। एटॉमिक नंबर ग्रुप में डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ये देखिए ये है, इसका मतलब है डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। इसका मतलब है डाउन द ग्रुप कम हो रहा है, यानी नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। इसका मतलब है लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहा है। इसका मतलब है राइट टू लेफ़्ट बढ़ रहा है। ये एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में हो चुका है। एटॉमिक मास भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है, पीरियड में भी बढ़ता है। वैसे एटॉमिक नंबर, कोवेलेंट रेडियस ग्रुप में बढ़ती है, पीरियड में कम होती है। ये हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है। आयोनिक रेडियस भी पीरियोडिक ग्रुप में बढ़ेगी, पीरियड में जिगजैग पैटर्न है। कैटायन की सबसे पहले कम होगी, एनायन के लिए जंप होगा और फिर एनायन की कम होती जाएगी। डेंसिटी अगर हम देखते हैं तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, पीरियड में बढ़ती है। ये जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड बोल रहा हूँ। डाउन द ग्रुप भी बढ़ती है, सॉरी, इसको एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो बाद में देखेंगे हम। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, पीरियड में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। उसके बाद आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये चार प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सभी अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन दर्शाती है। ये कोई भी सेम, उसका पैटर्न सेम है, मतलब ग्रुप में कम होती है टॉप टू बॉटम और पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू लव फॉर इलेक्ट्रॉन। अब हमको जो 15 ये देखना है, ये पी ब्लॉक यहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में, राइट। ये डी ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक होता है। हमने अब तक एस ब्लॉक देख लिया है और पी ब्लॉक के 13th और 14th ग्रुप देख लिए हैं। नीचे लैंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, ये भी पता होना चाहिए। ये डी ब्लॉक होता है, उसकी स्टडी अलग से अलग चैप्टर में। यहाँ पे हमको देखने हैं 15th, 16th, 17th और 18th ग्रुप। आपको ये जिगजैग पैटर्न पता होना चाहिए। ये सभी मेटालॉइड्स है, इनके इधर मेटल्स रहते हैं, ये सब ऊपर के नॉन मेटल्स है। तो हर एक ग्रुप के लिए ये नहीं पढ़ते बैठना है कि कौन मेटल्स है कौन नॉन मेटल है। 15th ग्रुप है तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों मेटल्स नॉन मेटल्स है, ये मेटालॉइड है और ये मेटल है। इसके लिए इन मेटालॉइड्स के लिए ट्रिक है, सीता गेली, आजा शोभा तेरे पीछे आता हूँ।
गेली या फिर गई, ये उसके एलिमेंट्स है। 15th, 16th, 17th और 18th ग्रुप के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है। ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियोडिक टेबल में भी मैंने बता दिया है कि ये कैसे होता है। अगर आप पर्टिकुलर एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, तो ये उसका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके पीछे नोबल गैस है नियॉन, और ये तीसरे पीरियड का है इसलिए 3s2 3p3 जनरल के साथ ये मैच होता है। देखिए ये क्या है, ns2 n-1 d10, ये यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2d होता ही नहीं है, और उसके बाद होता है np3 यानी 3p3। अगर आप आर्सेनिक के बारे में देखोगे तो ये आर्गॉन उसका नोबल गैस है, ये ns2 यानी 4s2, फिर इसके बाद होना चाहिए n-1d यानी कि 3d10, और उसके बाद आता है 4p3 यानी कि np3। ये इस तरीके से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे अगर देखोगे आप सेलेनियम, ये 4th पीरियड का है और 16th ग्रुप का है, तो ns2 यानी कि 4s2, n यानी कि 4 है, उसके बाद n-1d10 यानी कि 3d10, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, गलती हो गई इसलिए नीचे लिखा है, उसके बाद np4 यानी कि 4p4। इस तरीके से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। हम इस चैप्टर में किस तरीके से देखेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी ग्रुप का एक साथ देखेंगे, उसके बाद ऑकरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और अलॉट्रॉप सभी ग्रुप का एक साथ देखेंगे। हम एक एक ग्रुप नहीं पढ़ेंगे। लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द कंपाउंड्स एट अ टाइम देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सभी कंपाउंड्स का एट अ टाइम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑल द कंपाउंड्स एंड यूजेस, ये सभी एक साथ देखेंगे। और चौथे और पांचवें स्टेप के पहले यहाँ पे आपको रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, रेडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं ये सब आना चाहिए, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हमने पूरी तरीके से देख लिया है। अब सभी 15th, 16th, 17th ग्रुप का ऑकरेंस एक साथ देखेंगे। 13th और 14th के लिए आप खुद बना सकते हैं, उसके लिए मैंने ये सब नहीं बनाया था, बस ऑकरेंस उनका बताना रह गया है। तो देखिए ऑकरेंस, सबसे पहले 15th ग्रुप वाला नाइट्रोजन का ऑकरेंस। नाइट्रोजन एयर में 78% रहता है एज N2, उसके नाइट्रेट के साल्ट्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद है फॉस्फोरस 15th ग्रुप का, वो एपेटाइट नाम की फैमिली है कंपाउंड्स की, उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एपेटाइट का जनरल फार्मूला ए होता है कैल्शियम 9 टाइम्स, फॉस्फेट ग्रुप 6 टाइम्स, और CaX2 है, रिएक्स इज हेलोजन, तो ये क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, तो इनको एपेटाइट्स कहते हैं। तो इनमें फॉस्फोरस पाया जाता है। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये किस में पाए जाते हैं, सल्फाइड्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, बिस्मथ सल्फाइड। उसके बाद बिस्मथ उसके ऑक्साइड में भी पाया जाता है, और ये है उसका सल्फाइड। उसके बाद ऑकरेंस हम देखेंगे 16th पीरियड का, 16th ग्रुप का। 16th ग्रुप में सबसे पहले है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एयर में 21% पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में ये 46.6% है एज ऑक्साइड एंड सिलिकेट। एयर में एलिमेंटल फॉर्म यानी O2 के फॉर्म में है वो। उसके बाद सल्फर, सल्फर अर्थ पर सल्फेट के फॉर्म में पाया जाता है, पायराइट्स के फॉर्म में पाया जाता है। पायराइट का ये जनरल फार्मूला है CuFeS2। सल्फेट्स, सल्फेट में टाइप्स है, इंपॉर्टेंट टाइप्स जिप्सम, इप्सम और बैरिट। जिप्सम का मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, इप्सम का मतलब होता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी कि 7 वाटर है, बैरिट मतलब बेरियम सल्फेट, बेरियम के लिए बैरिट बोला है। उसके बाद सेलेनियम और टेल्यूरियम सेलेनाइड और टेलेनाइड के तौर पर पाए जाते हैं ऑफ सल्फाइड और, यानी कि सेलेनियम सल्फाइड, टेल्यूरियम सल्फाइड, इस तरीके से। फिर उसके बाद है पोलोनियम, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि डिकेइंग प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम और थोरियम में पाया जाता है। मतलब यूरेनियम और थोरियम रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, और जब ये रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं तो ये डिके होकर छोटे छोटे बन जाते हैं। जब ये छोटे बनते हैं तो छोटे बनते वक्त उनसे पोलोनियम फॉर्म होता है। ये कैसे फॉर्म होता है आपको 12th क्लास के फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स यानी एटम, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियाई, इस चैप्टर में पता चलेगा। उसके बाद है 17th ग्रुप।
17th ग्रुप में सबसे पहले है फ्लोरीन। फ्लोरीन पाया जाता है एज F- आयन, यानी कि फ्लोराइड आयन के फॉर्म में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो अर्थ क्रस्ट में 0.07% कंबाइंड फॉर्म में है। उसके ओर्स देखेंगे हम। फ्लोरीन का एक और है फ्लोरोस्पार, CaF2 है उसका फॉर्मूला। दूसरा है क्रायोलाइट यानी कि Na3AlF6। ये मेटालर्जी में, एल्यूमिनियम की मेटालर्जी में इनको यूज़ किया जाता है, 10th क्लास में भी था ये। उसके बाद है फ्लोरीन का फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर एपेटाइट का जनरल फॉर्मूला होता है ये देखिए, और यहाँ पे एक हैलोजन होता है, तो वो हैलोजन यहाँ पे है, देख लिया, CaF2। तो ये हो गया एपेटाइट ही तो है, बस X की जगह पर फ्लोरीन लगाया है, तो उसमें फॉस्फोरस भी है और फ्लोरीन भी है। उसके बाद क्लोरीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा NaCl में, सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल साल्ट। उसके बाद कैर्नेलाइट में पाया जाता है, कैर्नेलाइट मतलब KCl MgCl2.6H2O। ब्रोमीन पाया जाता है ब्रोमाइड साल्ट में। आयोडीन पाया जाता है मरीन यानी कि समंदर में, और फिर चिली साल्ट पीटर में, और थायरोक्सिन में, जो कि थायराइड से प्रोड्यूस किया हुआ एक हार्मोन है। उसके बाद है 18th ग्रुप वाले। 18th ग्रुप वाले ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, लेकिन इसमें रेडॉन नहीं पाया जाता। अगर ये एयर में पाए जाते हैं 4 लोग, तो इनको सेपरेट करना होगा। तो इनको सेपरेट हम कर सकते हैं डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से। डिस्टिलेशन का मतलब कुछ नहीं होता, ऐसा एक कॉलम रहता है वो, इसमें कोई मिक्सचर आप डाल दो A, B, C, D, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होने चाहिए। तो ये एक ऐसी मशीन होती है कि इससे जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है वो अलग अलग जगहों से बाहर आएंगे। यहाँ पे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा, और नीचे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला बाहर आएगा। ये हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्टिलेशन हम पढ़ने ही वाले हैं। उसके बाद हेलियम स्पेशली पूरे यूनिवर्स में बहुत सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन के बाद सेकंड नंबर पे हेलियम ही आता है, 23% ऑफ यूनिवर्स है। उसके बाद क्लेवाइट में पाया जाता है, मोनोजाइट में पाया जाता है, पिच ब्लेंड में पाया जाता है, नेचुरल गैस में भी पाया जाता है। आर्गॉन को हम के कैप्चर नाम की एक रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं उसको, मतलब ऐसा न्यूक्लियस है, ये के शेल है, तो के शेल का इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस खा जाता है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय के। तो रेडियम का अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है तो ये हेलियम तैयार हो जाता है। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसके बारे में आपको फिजिक्स में पता चलेगा, बस आपको ये याद रखना है अभी। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एक्सेप्शन सभी ग्रुप के। जनरल ट्रेंड जैसा है वैसा ही रहेगा। तो सबसे पहले 15th ग्रुप का एक्सेप्शन। पहले 15th ग्रुप आपको पता होना चाहिए क्या है, देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन इसमें एनामलस बिहेवियर यानी कि एक्सेप्शन क्या है, और एक्सेप्शन याद रखना है। तो यहाँ से यहाँ बढ़ता है, यहाँ पर भी बढ़ता है, तो यहाँ पर बढ़ने की जगह इधर से नीचे कम होते जाता है, यानी कि दिस इज़ लेस दैन दिस, दिस इज़ लेस दैन दिस। ये लेस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो ये एनामलस बिहेवियर। बस एक्सेप्शन को याद रखो, ट्रेंड तो आपको पता ही है। उसके बाद सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एक एक्सेप्शन है, यानी बिस्मथ का कम होना चाहिए, लेकिन बिस्मथ का आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंटीमनी से ज़्यादा है, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट नहीं, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। 16th ग्रुप के एक्सेप्शन अगर आप देखोगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टेल्यूरियम के पोलोनियम से ज़्यादा है, जबकि कम होनी चाहिए। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर देखोगे तो डाउन ऐसे ऊपर कम होती है, ऊपर बढ़ती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हमने देखा है, यानी कि ऐसा होता है, ऐसा ग्रेटर ग्रेटर, ये ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने एक्सेप्शन में पीरियोडिक टेबल में देखा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होती है। फिर 17th ग्रुप में वही एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये कम होनी चाहिए, यानी कि इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको पता है, ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन,
इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। तो आपको ये याद रखना है कि 16th, 17th और 18th ग्रुप, 16th, 17th और 18th ग्रुप सभी के लिए सेकंड मेंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है फर्स्ट मेंबर से, एक एक्सेप्शन है। 18th ग्रुप से ज़्यादा ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है। तो 18th ग्रुप में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वही एक्सेप्शन है, मैंने बताया था, सेकंड मेंबर की ज़्यादा है फर्स्ट मेंबर से, यानी नियॉन की हीलियम से ज़्यादा है। अब एलोट्रॉप्स के बारे में। एलोट्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, मैंने पी ब्लॉक में बताया था। एक ही एलिमेंट है, उसके दो अलग अलग ग्रुप रहेंगे, अमरफस हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, बस उनका स्ट्रक्चर अलग रहता है, थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग रहती है, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम रहती है। दैट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो 15th ग्रुप में नाइट्रोजन छोड़ के बाकी सभी एलोट्रॉप्स दिखाते हैं, एलोट्रॉपी दिखाते हैं। 16th ग्रुप में सभी के सभी एलोट्रॉपी दिखाते हैं। 17th और 18th ग्रुप में एलोट्रॉपी के बारे में कुछ नहीं है। उसके बाद बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। अगर आप देखोगे तो 15th ग्रुप का ये ग्राउंड स्टेट है, NS, NP और ND। एक्साइट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाता है, ये देखिए इस तरीके से। तो एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ग्राउंड स्टेट में इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में ये वैलेंसी 3 दिखाता है और एक्साइटेड स्टेट में ये वैलेंसी 5 दिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको पता भी है इसकी वैलेंसी 3 और 5 रहती है। ज़्यादा फेमस 5 रहेगी, 3 रहेगी, यानी आपको पता ही है ऊपर से नीचे जाओगे तो 3 ज़्यादा स्टेबल है, ऊपर 5 ज़्यादा स्टेबल रहती है। दिस इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या रहता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे ये एक्साइटेशन होता नहीं। अगर एक्साइटेशन नहीं होगा तो ये 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, यानी कि ये पेयर ग्रुप में आप जैसे नीचे जाते हो तो ये पेयर एक्साइटेशन नहीं दिखाती, यानी कि इनर्टनेस दिखाती है। इनर्टनेस मतलब कोई चीज़, उसको इनर्ट का मतलब होता है कि नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग। तो ये पेयर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्साइटेशन हो जाती है डाउन द ग्रुप। तो ये एक्साइट कर सकता है, ये एक्साइट कर सकता है, लेकिन ये दोनों कम एक्साइट करेंगे, इसलिए ये ज़्यादातर 3 ही वैलेंसी दिखाएंगे, जबकि ये ऊपर वाली वैलेंसी ज़्यादातर 5 दिखाएंगे। तो ये हर ग्रुप के लिए अप्लाई होता है। ऊपर से नीचे जाओगे तो इसके ऑलवेज 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रहते हैं, मैंने बताया भी था। ओल्ड ग्रुप के हिसाब से जाओगे तो G और G-2 ऐसी इनकी वैलेंसी होती है। ओल्ड ग्रुप मतलब 15th वाले को पुराने नॉमेनक्लेचर में 5 बोला जाता है। तो 15th ग्रुप यानी नाइट्रोजन के ग्रुप की 2 वैलेंसी रहेगी ज़्यादा पॉपुलर, 5 और 5-2 यानी 3। ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज़्यादा दिखाएगा। वैसे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है G-8 to G, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखा सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर ये 2 रहती है, मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में भी बताया है। और उसमें भी ये है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इनको ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहा जाता है। और इन 2 ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स में G वाली ऊपर स्टेबल रहेगी और G-2 वाली नीचे स्टेबल रहेगी। और उसमें भी एक याद रखना है, G वाली मतलब 5 वाली ऊपर स्टेबल है, यानी ऊपर यानी इनके पास, लेकिन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 दिखा सकता है। बॉन्ड ये 5 इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास ये d ऑर्बिटल नहीं रहता, इसलिए वो एक्साइट नहीं कर सकता। लेकिन भले ही वो एक्साइट नहीं करेगा, लेकिन ये अपनी लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। अगर ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है तो ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। जैसे कि नाइट्रोजन ने मान लो कि ऑक्सीजन को लोन पेयर डोनेट कर दी, इधर ऑक्सीजन ये 3 बॉन्ड कर दिया और इधर मान लो कि लोन पेयर डोनेट कर दी, तो इन दोनों की वजह से +2, इसकी वजह से +3, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ये चुरा ले जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन गए इसलिए +2 आएगी। यानी नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, लेकिन बॉन्ड 5 नहीं कर सकता। बॉन्ड 5 करने के लिए इधर जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर था, इसको एक्साइट होना पड़ेगा, और एक्साइट होने के लिए d ऑर्बिटल चाहिए, जो कि नाइट्रोजन के पास नहीं है। 2d ऑर्बिटल नहीं होता, 3d है लेकिन वो काम का नहीं होता, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें एक्साइट करना आसान नहीं है। फिर 16th ग्रुप का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो ये है,
और ये दूसरा भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो इस तरीके से बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका आएगा, यानी NP-ND है ये। यानी कि ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड है, एक एक्साइटेशन होने के बाद 4 अनपेयर्ड है, और पूरे के पूरे एक्साइट होने के बाद 6 अनपेयर्ड है। उसके बाद बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको देखना है 17th ग्रुप का। ये है उसका ग्राउंड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने पर इधर, फिर और एक, फिर और एक। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं या 7। इसलिए ये बॉन्ड 1 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं और 7 बॉन्ड भी बना सकते हैं। यानी इनकी कोवैलेंसी 1 से लेकर 7 तक हो सकती है, कोवैलेंसी। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता ही है, G to G-8 होती है, मतलब G-8 to G। और मोर पॉपुलर कौन सी होती है? G और G-2, यानी कि 7 और 5। इसमें से ये बड़ी है, ये छोटी है। बड़ी वाली ऊपर पॉपुलर रहती है और स्टेबिलिटी ऑफ हायर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि ये जो आखिरी वाली पेयर है इसको एक्साइट होना ही नहीं है, ये इनर्टनेस दिखाती है। जब तक ये एक्साइट नहीं होगी तब तक ये 7 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। मीन्स दिस पेयर that is present in s orbital is inert toward the reaction। वैसे ही नोबल गैसेस का एक ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट उसके आप निकाल ही सकते हो। तो इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड, 4, 6, 8 इतने हो सकते हैं। तो ये 0, 2, 4, 6, 8 बॉन्ड बना सकता है, राइट। अब उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द कंपाउंड्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी कंपाउंड है उसके लुईस स्ट्रक्चर आपको एक्चुअली निकालने आते हैं, लेकिन जो सिंपल है उनके निकालने आते हैं, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर के लिए कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है। यानी अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है N2O4, तो आपको पता नहीं है कि N को कहाँ रखना है, ऑक्सीजन को इनके बीच लाना है या फिर 2 N में बॉन्ड निकालना है, ऑक्सीजन को इधर लाना है। सो दैट इज़ वेरी टीडियस टास्क। तो सिंपल तो मॉलिक्यूल का आप बना सकते हो, जैसे कि अमोनिया है, एक ही इसमें सेंट्रल एटम है तो ये इसको सेंटर में रख दिया, 3 को बाजू में रख दिया, इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी पेरिफेरल एटम की, और इसकी एक लोन पेयर ऊपर रख दी। सो दिस इज़ द लुईस स्ट्रक्चर। ये सिंपल है, लेकिन जब इस तरीके का आता है तो लुईस स्ट्रक्चर निकालना मुश्किल होता है। इसके लिए इस चैप्टर में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके लुईस स्ट्रक्चर हमको याद करने हैं, और उसके लिए कई जगहों पर तो ट्रिक होती है। अब ये हो गया अमोनिया। दूसरा है HNO3। अब ये एसिड है, ऑक्सो एसिड है। अब ऑक्सो एसिड को याद ही रखना है इसके बाद कभी भी। एसिड वो होता है जिसमें H हो। अगर वो किसी एक ही एलिमेंट के साथ है, जैसे कि क्लोरीन, तो ये हो गया सिंपल एसिड यानी हाइड्रासिड। अगर इसके साथ एक ऑक्सीजन हो, कोई भी, इसके साथ अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो ये बन जाता है ऑक्सो एसिड। बस ऑक्सो एसिड इज़ नथिंग बट, यहाँ पे OH रहता है, ये बाद में देखेंगे हम, लेकिन एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सो एसिड। तो HNO3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अब ऑफकोर्स पता है आपको नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड, ये हो गए नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इस ऑक्सीजन के साथ, तीसरे ऑक्सीजन के साथ, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। अब इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये ऑफकोर्स इसकी जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है ये खींच लेगा, यानी कि इसकी तरफ खींचेगा बहुत ज़्यादा। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब ये एसिडिक बन गया, क्योंकि ये प्रोटॉन की तरह निकल सकता है। सो दिस इज एन एसिड। एसिड का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वन मोर टाइम, हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इनके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ना ही है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये है N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। इनको याद करने के लिए आपको क्या करना है, इनको थोड़ा रिड्यूस करना है। मतलब N2O को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो NO 0.5 बन जाएगा, यानी हाफ बन जाएगा। ये NO1 है, इसको हम 2 से डिवाइड करोगे तो ये NO 1.5 हो जाएगा। ये NO2 और ये NO 2.5।
यानी कि ऑक्सीजन कैसे बढ़ रहा है देखिए, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, हाफ ऑफ ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन बढ़ते जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इनको याद किया जा सकता है। तो आपको याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है इस तरीके से, NO 0.5, NO 1, NO 1.5, NO 2, NO 2.5। अब इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा N2O, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो N2O2, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये भी याद रखना होगा, ये NO ही रहेगा, बस ये फ्रैक्शन को निकाल देना है आपको। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये N2O, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 3, N2O3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। इसको करोगे तो ये N2O5 बन जाएगा। सो ये हो गए आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये है उसके ऑक्साइड्स यहाँ पर लिखे हैं और ये है उनके स्ट्रक्चर्स। अब इस स्ट्रक्चर में इंटरेस्टिंग चीज़ ये याद रखनी है, जहाँ जहाँ पे 2 नाइट्रोजन है वहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रोजन के बीच ही बॉन्ड करना है आपको। ये देखिए कैसा करना है वो बाद में, लेकिन जहाँ भी 2 नाइट्रोजन है वहाँ पे नाइट्रोजन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड करना है, ऑक्सीजन को बीच में नहीं लाना है। लेकिन एक ही है N2O5 जिसमें ऑक्सीजन को 2 नाइट्रोजन के बीच लाना है। ये याद हो गया। अब इससे हम करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स। अब इनके अंदर एक और घुस जाता है, इसका डायमर, मतलब ये खुद ऐसे एग्जिस्ट करता है लेकिन इससे ज़्यादा इसका डायमर एग्जिस्ट करता है। मतलब ये, इसको हम ट्वाइस लिखते हैं डायमर का मतलब। डायमर कैसे हो जाएगा फिर इसका, N2O4। तो 2 नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो जहाँ पर 2 नाइट्रोजन है उनको डायरेक्टली जोड़ दो। मैं पहले उनका स्ट्रक्चर निकालता हूँ। ये फिर यहाँ पर भी ऐसे इनको जोड़ना है डायरेक्ट, यहाँ पर भी डायरेक्ट जोड़ दिया। लेकिन बस इसमें क्या करना है, 2 नाइट्रोजन के बीच ऑक्सीजन को जोड़ देना है, बस एक में ही। तो अब बाकी तो ऑक्सीजन है, तो चलिए इधर 1 ऑक्सीजन है तो किधर भी लगा लो आप ऑक्सीजन। इधर 3 ऑक्सीजन है तो ऑफकोर्स 1 को 2 देने पड़ेंगे, बॉन्ड के बारे में बाद में, और 1 को 1 मिलेगा, तीनों 1 को नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो ऑफकोर्स हर एक को 1 1, राइट। यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, उनमें से 1 तो इधर चला गया, फिर दोनों को 2 2। अब इनके ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं, ये तो याद ही रखना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने यहाँ पे ऐसा कर दिया तो अब ऑक्सीजन के साथ तो नहीं कर सकता, तो नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए सोच सकते हैं आप, इसको अगर हटा दोगे, नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड कर दिया मतलब उसके 2 अनपेड चले गए, 2 अनपेड चले गए, तो 1 अनपेड रह गया और 1 लोन पेयर रह गए। तो ऑक्सीजन को 1 अनपेड दे के 1 बॉन्ड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ये लोन पेयर दे के कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा। इससे ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो गए, उसको 2 मिल गए। अब यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ वो है नाइट्रोजन, क्योंकि उसको यहाँ से 2 मिले लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, तो ये नाइट्रोजन एक्चुअली अनसेटिस्फाइड ही रहता है। ये बेसिकली ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज़ है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज़ रहती है। अब हम इनके स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखिए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा अलग अलग करके। तो सिंपल सी बात है, फटाक से ये दिमाग में आता है, इसके पास 3 अनपेयर्ड है और 1 लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे तो ये दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो अब बची क्या, 1 लोन पेयर। तो सिंपल है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा ये। 3 अनपेयर्ड से इधर इसने बना दिया, ये दोनों सेटिस्फाइड हो गए, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, रेजोनेंस तो ये दिखा ही सकता है क्योंकि पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, या फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड ऐसे है। तो ये क्या हो सकता है, इसके ऊपर तो 3 लोन पेयर रह गया। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रक्चर में सब हुआ है। ये इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। सो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर अभी 2 लोन पेयर बची, और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया।
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। सो ये इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए ये सिंगल बॉन्ड मैंने बस बनाया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब हम सोचेंगे क्या करना है। ये इसका स्ट्रक्चर चल रहा है, इनके बारे में बाद में। क्या हो सकता है, देखिए नाइट्रोजन ने इधर एक बना लिया, तो ऑफकोर्स अब यहाँ पे दो बनाएगा, काम ख़त्म। इसका भी काम ख़त्म, इसका भी काम ख़त्म। इसके ऊपर एक लोन पेयर बचेगी और इसके ऊपर दो लोन पेयर बचेगी, क्योंकि इसके पास दो अनपेयर्ड और दो लोन पेयर होते हैं। दो अनपेयर्ड ने दो कोवैलेंट बॉन्ड बना दिए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का इधर एक बॉन्ड है, इधर दो बना दिए। नाइट्रोजन का काम हो गया, इस ऑक्सीजन का काम हो गया, लेकिन इसका रह गया। लेकिन इसके पास क्या बचा है, अभी एक लोन पेयर बची है, तो ये लोन पेयर से इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा, तो ये इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। लेकिन इसके पास अनपेड लोन पेयर 3 बचेगी, इसके पास 2। इसके पास लोन पेयर 3 क्यों बचेगी, क्योंकि इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस में, उसमें से कोई भी यूज़ नहीं हुआ बॉन्ड में, क्योंकि इसी ने दो के 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इसके पास उसके 6 के 6 इसके पास ही है लोन पेयर के तहत पर। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो हो सकता है ना, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, या फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो ए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनता है ये आपको पता ही है। वैसे आप इधर सोच सकते हो, देखिए इस ऑक्सीजन का काम तो तमाम हो गया, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा और इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। अब फटाफट आना चाहिए, इधर डबल बॉन्ड, इसको कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे कितनी 3 लोन पेयर, यहाँ पे भी 3 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, और इनके पास लोन पेयर बची ही नहीं, क्योंकि इन्होंने दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डाल दी। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नाइट्रोजन की कितनी होगी, यहाँ से +1 +1 +1 +3, लेकिन यहाँ से +2, याद करो रेडॉक्स रिएक्शन, तो टोटल +5। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट +5, लेकिन यहाँ पे प्लस कितनी 2, क्योंकि यहाँ से 2 चोरी हो जाएगी, लेकिन ये तो होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसलिए +2। उसके बाद बचा है N2O4। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और क्या है, लोन पेयर इसके पास नहीं बची, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 2, काम तमाम। अब है ये बंदा, इसका लो स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये अभी कितना भी करो कुछ भी नहीं हो सकता, बस ये ऑक्सीजन खुद को सेटिस्फाई कर लेगा। लेकिन अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और एक अनपेयर्ड है, इस अनपेयर्ड को कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही रहेगी। इसके ऊपर 2 लोन पेयर है, ये इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगी, इसलिए इसको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हैं। ऑक्टेट रूल का ये क्या है, एक्सेप्शन है। सो दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, इसीलिए देखिए ये लोन पेयर है, आपको फटाफट आना चाहिए। कैसे हुआ ये, ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 2 3 थी, राइट। एक के साथ एक बॉन्ड, दूसरे के साथ दूसरा बॉन्ड, ये लोन पेयर जैसी की तैसी, ए बॉन्ड हुआ इसलिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ए बॉन्ड हुआ इसलिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ, तो ये आनंद अकेला, इसलिए ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये मैंने नाइट्रोजन का निकाला था, राइट। ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है, इसलिए ये स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक है। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा भी है, बॉन्ड चैप्टर में। तो उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। NO2 देखिए, NO2 ऑफकोर्स एक ही सेंट्रल एटम है, ये तो काम हो गया। अब इसके पास एक अनपेयर्ड है और एक लोन पेयर है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ऑफकोर्स ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के बाद ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके ऊपर भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। इसीलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो क्या कर लेता है, डायमराइज हो जाता है। कैसे डायमराइज हो जाएगा, ये देखिए ऐसे, मतलब ऐसे 2 लोग एक साथ आएंगे,
और दोनों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये बॉन्ड बना लेगा, यानी कि इसका डायमर ये है। उसके बाद और याद रखने जैसा क्या है इसमें, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है और ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है, दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़, इसलिए ये दोनों पैरामैग्नेटिक है, इसलिए ये अनस्टेबल है और ये रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव होगा। इसके बाद है PH3। बेसिकली PH3 का स्ट्रक्चर NH3 की तरह होगा, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ऐसे है PCl3 इस तरीके से, PCl5 इस तरीके से। अब ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, सबसे पहले तो बात एक याद रखनी है, वो ये कि ऑक्सो एसिड का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो। बेसिकली ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन होना चाहिए और उसमें एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि एसिडिक होना चाहिए। हाइड्रोजन तब एसिडिक होता है जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। अब हाइड्रोजन जब इसके साथ कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रॉन की पेयर इधर खींच लेगा खुद की तरफ, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो ये हो गया एसिडिक हाइड्रोजन और इसीलिए ये हो गया एसिड, और ऑक्सीजन होने की वजह से ये हो गया ऑक्सो एसिड। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड देखिए अलग अलग है, अलग अलग स्ट्रक्चर है उनके फॉर्मूले भी अलग अलग है। यहाँ पे देखेंगे तो H3PO2 है, इसका अलग ही फार्मूला है, ये है H3PO3 है, और ये नीचे एक है, ये है H3PO4। अब 5 है इसके अलग अलग ऑक्सो एसिड, लेकिन हमको याद रखने हैं ज़्यादा पहले 3, यानी हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। और तीनों के स्ट्रक्चर देखिए कैसा ट्रेंड है, इसमें एक OH है, टोटल बॉन्ड तो फॉस्फोरस ने 5 ही किए हैं, सिग्मा बॉन्ड 3 ही किए हैं, लोन पेयर किसी के भी ऊपर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये है सबके सब एसिड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन बस हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे 2 OH है और यहाँ पे 3 OH है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी, ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, लेकिन ये एसिडिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं है, फॉस्फोरस से अटैच है। फॉस्फोरस उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। हाइड्रोजन तब एसिडिक होगा जब ये नाइट्रोजन, क्लोरीन, सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन के साथ जब ये अटैच होगा तब ये एसिडिक होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते, इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स, यानी कि ये हाइड्रोजन ये किसी को डोनेट करेगा तो आगे वाले को रिड्यूस कर देगा, तो इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, एक रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, इसमें तीनों के तीनों एसिडिक हाइड्रोजन है। तो भले ही इसका फॉर्मूला ऐसा दिखता हो H3PO2, लेकिन इसकी जो बेसिसिटी है, यानी कि इसमें बेसिक एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, तो एक ही है, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। सो दिस इज़ मोनो बेसिक एसिड, दिस इज़ डाई बेसिक एसिड, दो दिस इज़ ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक मतलब ये कितने OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये सिर्फ एक ही OH को, यानी बेस के एक ही OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये हाइड्रोजन इसका, ये 2 OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए ये डाई बेसिक है। ये 3 OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए ट्राई बेसिक है। वैसे ही H2SO4 डाई बेसिक है, लेकिन यहाँ पे गलती हो सकती है, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं इसलिए सभी के सभी ट्राई बेसिक लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको याद रखना है हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखोगे आप तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +3 है, आप निकाल भी सकते हैं, और यहाँ पे +5 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो नाम कैसे चेंज होते देखिए, हाइपोरस, फिर ये हाइपो निकल गया, ओनली रस रह गया, और ज़्यादा हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट तो रस का रिक हो गया। तो ये कई बार होता है। हेलोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 3, 5, 7 होती है। तो जब 1 होती है तो उसको बोला जाता है हाइपोक्लोरस एसिड। फिर 3 होने के बाद ये हाइपो निकल जाएगा, ओनली क्लोरस एसिड। इसके बारे में बाद में देखना ही है। इसे बोलते हैं
ये रस निकल जाएगा अब क्लोरिक एसिड। अब इससे भी ज़्यादा हो गई तो अब निकालने का कुछ नहीं है, तो इसको लगा देते हैं और एक चीज़ पर क्लोरिक एसिड। तो हाइपो से हाइपो निकल गया, फिर रस से रिक हो गया और फिर इसके आगे पर लगा दिया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के बाद नाम में चेंजेस आते हैं, याद रखना है। तो अब बेसिकली हमारे पास है ये 3 एसिड, 1 2 3, इनको याद रखा, हाइपोफॉस्फरस, फॉस्फरस, फॉस्फरिक। अब इन दोनों को याद रखना बहुत ही आसान है। पायरो का मतलब होता है हीट। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप फॉस्फरस एसिड को हीट करते हो तब ये फॉर्म होता है, और हीट करने पर क्या निकल जाता है, वाटर। कैसे निकल जाता है, देखो H, ये एक फॉस्फरस एसिड है, इसके साथ दूसरा फॉस्फरस एसिड कंबाइन हो जाएगा, और हीट करने पर इनमें से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इन दोनों के बीच बॉन्ड हो जाएगा। तो दिख रहा है ना ये इसी तरीके से। तो ये पायरोफॉस्फरस, जैसे पायरोफॉस्फरस फॉर्म हो गया हीट करने पर, वैसे ही फॉस्फोरिक को हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और पायरोफॉस्फोरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। और पायरोफॉस्फोरिक का अगर पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड हो जाता है, यानी कि ऐसे यूनिट कई ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो वो कैसे होता है, देखो ये मान लो कि 3 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोरिक एसिड के एक साथ है, तो इनको हीट करोगे तो यहाँ से वाटर चला जाएगा, यहाँ से भी वाटर चला जाएगा, वैसे ही आगे यहाँ से चला जाएगा, वैसे ही इधर यहाँ से चला जाएगा। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, P डबल बॉन्ड O, नीचे OH, इधर O, फिर ये बीच में बचा ये O, फिर ये OH, फिर ये O, ये तो निकल गया पूरा डायरेक्ट P, ये डबल बॉन्ड O, फिर ये OH, फिर O, ये रिपीट होते जाएगा। यानी कि इसका ये जो यूनिट है ये रिपीट हो रहा है। तो इसको अगर मैं N लगा देता हूँ तो हो गया ये पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। पॉली क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो फॉस्फोरिक एसिड के बारे में ज़रा याद रखो, ये आपके फॉस्फोरिक एसिड की एक मॉलिक्यूल है। अगर ये दोनों एक साथ आकर डाइमराइज होते हैं, यानी कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड इस तरीके से फॉर्म होता है। अगर ऐसे कई यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो ये पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड फॉर्म हो जाता है। उसका ये है रिपीटिंग यूनिट, और उसका देखोगे फॉर्मूला तो क्या है, HPO3, और ये N टाइम्स। और ऐसे अगर 3 लोग एक साथ आते हैं और रिंग बनाते हैं तो ये साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेट किया है, ये हो गया एक आपका फॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, और ये हो गया तीसरा फॉस्फोरिक एसिड। और तीनों में से किस तरीके से ये वाटर निकल के जा रहा है देखिए, और ये जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। ये इसके साथ जुड़ेगा, ये देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है ना ये, और ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये बॉन्ड ये रहा, फिर इसके आगे का ये बॉन्ड जो है वो ये रहा। इस तरीके से साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड फॉर्म होता है। यानी कि 3 ही एसिड थे आपके पास, फॉस्फरस, हाइपोफॉस्फरस, फॉस्फरस और फॉस्फोरिक। इससे बना पायरोफॉस्फरस, और इससे बने 3, पायरोफॉस्फरस, पायरोफॉस्फोरिक, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक और साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक। ऐसे कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फरस है। तो फॉस्फोरिक एसिड की यहाँ पे समरी है, हाइपोफॉस्फरस, ऑर्थोफॉस्फरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक। फॉस्फरस को ऑर्थोफॉस्फरस भी बोलते हैं, फॉस्फोरिक को ऑर्थोफॉस्फोरिक भी बोलते हैं। तो इसका डाइमराइजेशन होने पर पायरोफॉस्फरस, और इससे 3 बंदे फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। उसके बाद है ग्रुप 16। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, ओजोन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, राइट, हो गया ये। फिर उसके बाद है सल्फ़र। सल्फ़र का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 8 एटम रहते हैं, वो इस तरीके से एक दूसरे से जॉइंड है। ये जो स्ट्रक्चर है ये राजा के मुकुट की तरह, इसके नीचे अगर राजा को लगा दोगे तो ये उसका, ये क्या हो गया, उसका एक क्राउन हो गया। सो इसलिए क्राउन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये मोनोक्लिनिक और रोम्बस सल्फ़र दोनों भी क्राउन स्ट्रक्चर दिखाते हैं।
वाटर का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये है ओजोन का स्ट्रक्चर, ये है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। फिर सल्फर S6 फॉर्म में भी है, ज़्यादातर S8 फॉर्म में है, लेकिन कहीं कहीं बार S6 फॉर्म में होता है, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, कुर्सी की तरह, यानी कि चेयर की तरह, चेयर शेप्ड स्ट्रक्चर। SO2 का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे रेजोनेंस भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये लोन पेयर इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, तो दूसरा स्ट्रक्चर ये बन जाता है। ऑफ कोर्स लोन पेयर दो दो रहेगी। अब है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत 3-4 ही दिए हैं। एक है सल्फ्यूरस, देखिए OH2 है, एक गलत हो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा लगा दिया, ये है सल्फ्यूरस एसिड। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए एक ज़्यादा ऑक्सीजन आ गया, इसलिए रस का रिक हो गया। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे नाम बदलते हैं। उसके बाद है पायरोसल्फ्यूरिक, जैसे पायरोफॉस्फोरिक है वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड को एक दूसरे के साथ जोड़ दो, उनको हीट कर दो, ये इनमें से ये वाटर निकाल दो, हो गया आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक में क्या करना है, दो सल्फ्यूरिक एसिड को एक दूसरे के साथ जोड़ना है और उनमें से वाटर नहीं निकालना है। देखिए क्या निकालना है, दोनों हाइड्रोजन निकाल देने हैं, हो गया। तो आपका बन जाएगा ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। देखिए हैलोजन मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है, ये X के साथ एक OH है, फिर एक ऑक्सीजन बढ़ा, फिर 2 ऑक्सीजन आए, फिर 3 ऑक्सीजन आए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यह है ग्राउंड स्टेट हैलोजन की, और आगे d ऑर्बिटल रहता है, आपको तो पता ही है। तो अगर यहाँ से एक यहाँ पे बंदा एक्साइट होके जाता है तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट। ये दो और इसमें से एक एक्साइट होके चला गया ना, तो एक ही बचा, एक, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसने 3 बॉन्ड कर दिए। वैसे ये एक्साइट होके इधर जाएगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए 5 बॉन्ड कर सकता है, ऐसे 7 बॉन्ड। ऑक्सीजन का नंबर बढ़ते जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, तो इसका नाम भी देखिए हाइपोहेलस एसिड। ये है हेलस एसिड, हाइपो निकल गया, फिर अस निकल गया, इक आ गया, फिर इक से भी काम नहीं बना तो फिर आगे पर लगा दिया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती गई, नाम बदलते गए। ये है इसका काम। सभी ने 4, ओके, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1 2 यानी sp। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। ओके, लोन पेयर भी देखनी चाहिए ना, लोन पेयर भी देखनी चाहिए। इसका तो कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर कितनी है, इसमें 3 लोन पेयर है, तो ऐसा कोई टाइप नहीं है। यहाँ पे ये sp नहीं है भैया, क्यों नहीं है, क्योंकि X OH और डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर लोन पेयर भी तो बचेगी ना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, तो 2 लोन पेयर है ही, तो 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, यानी कि 4 हो गया टोटल। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, लेकिन ज्योमेट्री इसकी एंगुलर रहेगी, पता है आपको। अब ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, यानी एंगुलर ज्योमेट्री। उसके बाद इसको देखा जाए तो इसके ऊपर 1 लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन ज्योमेट्री 3 की वजह से क्या होगी, पिरामिडल। और यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी नहीं है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और एक बचा था SF4, उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, और SF6 आपको पता ही है, इस तरीके से। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगी, कोई नहीं। इसका स्ट्रक्चर होगा 6 लोग, यानी कि कितनी, कैसी, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर 1 लोन पेयर रहेगी, 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 5, यानी sp3d। और ज्योमेट्री क्या होगी, 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी A बॉन्ड 4 और लोन पेयर 1, यानी कि ये हो गया C100।